अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। आप सबको हमारी तरफ से ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन सब अपने अपने घर सुन्नत इब्राहिमी अदा करके आए होंगे और कर भी चुके होंगे। कई पहले दिन करते हैं, कोई दूसरे दिन और कोई तीसरे दिन कुर्बानी करता है। और ऐसे में जब खुशी का मौका हो, त्यौहार हो, तो हमारे पुलिस मुलाजमीन, पुलिस ऑफिसर सड़कों पर ड्यूटी का फैसला अंजाम देते हुए नजर आते हैं। तो हमने बड़ी मुश्किल से इनको ड्यूटी से निकाला और अपने प्रोग्राम में ले आए हैं। सबसे पहले आपको तारुफ करवाते हैं। एसपी सदर हैं सैयद गजनफर अली शाह, एसपी रायवंड हैं डॉक्टर रजा, SHO मांगा मंडी हैं शेख अकमल खालिद, चौकी इंचार्ज अड्डा प्लाट हैं हैदर साहब, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले एसपी की तरफ बढ़ते हैं। सर, एसपी की कैसी ड्यूटी होती है और यकीनन घर से बाहर ही गुजरती होगी, छड़ी लेके पुलिस ऑफिसर्स के पीछे, पुलिस मुलाजमीन के पीछे भागते रहे होंगे? जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक बड़ा ही मुबारक मौका है ईद का, जिसके ऊपर आपने जो है वो हमें इकट्ठा किया और जो है वो हमारी ईद किस तरह से गुजरती है लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो आपने मौका दिया। देखिए, हमारी ईद का आगाज़ जो है ना वो बाकी लोगों की निस्बत काफ़ी जल्दी हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आप तो ईद की नमाज अगर आपने 8 बजे पढ़ी है तो आप 7 बजे उठे हुए होंगे, लेकिन ईद हमारे एरिया के अंदर जैसे सदर डिवीजन में हम देखें तो टोटल 979 मसाजिद हैं और कोई 52 के करीब खुले मकामात हैं जहाँ पे आज नमाज ईद अदा हुई है। ठीक है, ये जो 1000 से ज्यादा मकामात हैं, इनमें सुबह सबसे पहली जो ईद की नमाज अदा हुई वो कोई 5:30 बजे अदा हुई। अच्छा। और जो आखिरी अदा हुई वो तकरीबन 9:30 बजे अदा हुई। तो हमारे लिए तो ये जो 4 घंटे हैं मुसलसल ये नमाज ईद का, बल्कि आप रात में प्लान कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे रहे होते हैं, फिर वहाँ पे ड्यूटीज अपॉइंट की जा रही होती हैं, तो आप रात से ऑनवर्ड नमाज ईद के बाद भी ईद कुर्बानी भी करनी है, तो ऐसे में आप बिजी रहते हैं। तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कब टाइम निकाला? जी बिल्कुल, ये जो है ना आपकी बात दुरुस्त है कि वैसे तो रूटीन के अंदर भी आपको पता है कि पुलिस की ड्यूटी हर त्यौहार के ऊपर, हर पब्लिक हॉलीडे में पहले से बढ़ जाती है, लेकिन ईद कुर्बान के मौके पे हमारे लिए थोड़ा सा और चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि एक तरफ हमारा मजहबी फरीदा भी होता है कि हमने लाजमी तौर पे खुद ईद भी पढ़नी है और उसके बाद जो है वो अपना सुन्नत इब्राहिमी का जो है वो भी अदा करनी है। ठीक है। दूसरा जो है वो साथ में हमने जो है वो पब्लिक जितनी भी है मुख्तलिफ मकामात पे ईद की नमाज के लिए जाती है और फिर इस ईद कुर्बान के मौके पे और भी बहुत सारी आपको पता है खाले के जमा करना, कुर्बानी का मौका, लोगों का इकट्ठा होना, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सबको अपने जाती जो आपके फ़राइज़ हैं उनको भी अदा करना, मजहबी फ़राइज़ को भी अदा करना और अपने जो हमारे मनसब के फ़राइज़ हैं उनको भी अदा करना तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ट्रेनिंग और फिर यहाँ पे आपको पता है लाहौर के अंदर पुलिस अफसर जो भी आता है, हमारे जो है वो एक एडिशनल IG साहब जो हैं CCP, उनसे लेके हमारे एक जो है वो कांस्टेबल तक हर बंदे को पता है कि हमारी जो पहली ड्यूटी है वो ये है कि हमने लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे। बिल्कुल यकीनन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो सारा दिन हमारा खैर अफियत से गुजरा, तो इसमें अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। कुर्बानी में क्या किया सर? कुर्बानी में बकरा किया, गाय की, या कुछ भी नहीं? नहीं किया, बिल्कुल। कुर्बानी जो है वो वैसे हो सकता है कि बंदा जो है वो छुट्टी भी कर ले, लेकिन आजकल आपको पता है कि बच्चे जो है उनका इतना शौक बढ़ गया है कि फ्रीजे के साथ साथ बच्चों का एक शौक भी होता है जी कि हमने लाजमी तौर पर कुर्बानी करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चे तो तकरीबन कोई जो है वो ईद से कोई 15-20 दिन पहले ही जो है वो बकरा लेकर आ गए थे और उसकी उन्होंने खूब खातिर खिदमत की है, उसके साथ काफी अटैच भी हो गए थे। तो आज जब कुर्बान करने का वक्त आया तो वो बच्चे जो थे वो एक तरफ से तो अदा करना था, फिर अफसरदा भी थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो है वो बकरे की कुर्बानी अदा की और बड़ा जो है वो खुश भी हुए। बिल्कुल ठीक है। सुन्नत इब्राहिमी सर आपने भी अदा की होगी, क्या किया आपने? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। रही बात कुर्बानी की, जो बकरा हमने लिया था हमारी फैमिली ने तकरीबन कोई 10-15 दिन पहले, और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरी वालदा और वालिद साहब और उसके अलावा मेरी छोटी बेटी है, तो ज़्यादा तो हम उसको टाइम नहीं दे सके, क्योंकि मैं तो बिल्कुल टाइम नहीं दे सका उस बकरे को। लेकिन मेरी फैमिली जो चीज़ है सर पर बात की है कि फैमिली अटैच करती है उस चीज़ के साथ, उस जानवर के साथ एक ख़ास उसका लगाव हो जाता है। तो आखिर में लोगों को रोना धोना भी हो जाता है कि जी ये क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन सुन्नत है वो पूरी करनी है। तो बकरी की कुर्बानी पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने की। हम लोग तो छुट्टी को एंजॉय करते हैं, मगर आप लोगों की जिम्मेदारी में इजाफा होने के बाद आप देखते हैं कि यार ये क्या प्रोफेशन है यार, कोई छुट्टी नहीं देते,
कभी गुस्सा आया हो आपको? नहीं, ऐसा कोई गुस्सा तो नहीं है हमें। तो डे वन से जब हम पुलिस एकेडमी गए तो हमें ये बताया गया था कि जो पुलिस है ये जॉब नहीं है, लाइफ स्टाइल है। आपकी जो ज़िंदगी है वो एक लाइफ स्टाइल के तौर पे आ जाती है उसके अंदर। जैसे अब मिसाल के तौर पर सुबह ईद की नमाज़ पढ़ाई गई 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। फिर उसके बाद जब वो नमाज़ ख़त्म हुई तो हम थोड़े से अपने घरों को चले गए, अपने फैमिली से थोड़ा टाइम स्पेंड किया। लेकिन शाम को चूँकि एक्टिविटी दोबारा बढ़ जाती है, जैसे ईद का समय है तो लोग बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ज़ाहिर है जब बाहर एक्टिविटी ज़्यादा जाएगी, सोशल गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, लोग बाहर निकलेंगे तो फिर खतरा होता है कि खुदा ना खास्ता कोई वारदात कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो पुलिस को दोबारा एक्टिव होना पड़ता है और एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि एक तमाम लोग खुशी मना रहे होते हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे के साथ ऐसा कोई वक़ूआ हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के साथ हो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शाम को भी निकलें और हमारी इस दिन जो है ड्यूटी एक्स्ट्रा हो जाती है उस वजह से। ये सारी वजूहत जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है। आपका कोई महकमा पुलिस से ताल्लुक पहले भी रहा है या आपके पेरेंट्स पुलिस में रह चुके हो? उस हवाले से जरा बताइए। जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब जो थे वो एडिशनल जी इन्वेस्टिगेशन खैबर पख्तूनख्वा रिटायर हुए हैं। 1978 में उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी, तनवीर सप्रा उनका नाम है, और उनकी काफ़ी सर्विस है कराची में और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में। पंजाब पुलिस में उन्होंने सर्व नहीं किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में काफ़ी उनकी सर्विस है। CCP पेशावर 3 दफ़ा वो रह चुके हैं, एडिशनल IG की पोस्ट पे वो रिटायर हुए हैं। तो पुलिस तो मेरे लिए ऐसे जैसे बचपन से जो मैंने इस डिपार्टमेंट को देखा है, गुट्टी में मिली आपको? उसी में मिली और इसी वजह से वही मेरी इंस्पिरेशन भी है। उनको देख के शौक हुआ, हालांकि मैं डॉक्टर माई सेल्फ, मैंने MBBS किया, लेकिन फिर भी वो बचपन से जो आपके जहन में एक इंप्रेशन रह जाता है कि जी जो फादर इज़ योर आइडियल, तो उसी को फॉलो करने के शौक में बंदा जो है ना वो फिर डॉक्टरी छोड़ के यूनिफॉर्म पहन लेता है और फिर इधर आ जाता है। तो फिर कैसा प्रोफेशन रहा? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उसका कम है। और ये एक बहुत बड़ा एक फरीज़ा है जो हम अंजाम देते हैं। मेरे ख्याल में जो एक पुलिस अफसर है वो जन्नत और दोज़ख दोनों 1 सेकंड में कमा सकता है, क्योंकि आपने लोगों को फौरी इंसाफ देना होता है। अगर आप किसी को फौरी इंसाफ दे दें तो आपने 1 सेकंड में जन्नत कमा ली है, और अगर नहीं दे सकेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर उसका consequences different होंगे। फिर सबको पता है क्या होगा। SHO साहब की तरफ बढ़ते हैं। SHO साहब, आपकी पुलिस में आने से पहले की और बचपन की ईद कैसी थी? सर पहले तो आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। दूसरी बात ये कि बचपन में तो जिस तरह सब आम बच्चे ईद खुशियाँ मनाते हैं, हम सारे वैसे ही ईद मनाते रहे हैं और रूटीन भी यही रही है। लेकिन जिस तरह भी ASP साहब ने बात की पुलिस में आने के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि वंस, जिस तरह वो कहते हैं कि जी वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, उसी तरह वंस अ पुलिसमैन इज ऑलवेज अ पुलिसमैन। अब आप यकीन करें कि मैं तो इस जो वे ऑफ लाइफ है, मतलब इसमें इस तरह जज्ब हो चुका हूँ कि मुझे जब ये ईद के 2 दिन गुजरते हैं ना, तो तीसरे दिन मेरा खुद ही दिल करने लग पड़ता है कि यार मैं थाने जाऊँ, थाने जाए। वो घर वाले बेशक खुश होते रहते हैं और वो अपना मतलब वो एंजॉय भी करते हैं उस टाइम को, लेकिन घर वाली कहती है कि आप एंजॉय करते हैं बाहर जाके। वो तो पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे आपको जो है आपको मस्जिदों में नजर आते हैं, बाहर खड़े नाकों पे खड़े नजर आते हैं, ड्यूटी देते नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मैं तो वाकई 2-3 दिन से जब ज्यादा गुजर जाते हैं तो मैं वाकई बोर होने लग पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ यार थाने पहुंचूं। अच्छा, महकमे से इतना लगाओ क्यों? वसाइल की भी शदीद कमी के बावजूद? सर उसमें यह है कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बड़ी चीज है। आप यकीन करें, कई लोग कहते हैं जी कि यार रात के 2 बजे तक जागना पड़ता है। मैं बाई गार्ड इस चीज को एंजॉय करता हूँ। अच्छा, रात 2 बजे तक हम जाग रहे हैं, किसी काम पे ही है ना, तो फारग बैठने से बेहतर है कि आप किसी काम पे रहें। ये एसपी साहब के सामने ऐसा मौका है कि वैसे भी आप इसी तरह मोटिवेटेड हैं। मैं तो इसीलिए एसपी साहब के सामने बैठा ही नहीं, मैं साइड पे हो गया। चले आगे बढ़ते हैं, जरा पास कीजिएगा। चौकी अड्डा प्लाट, हैदर साहब आप मुझे बताएं कि आपके इलाके में ईद के इज्तिमात हुए, कुर्बानी हुई, और ऐसे में जब त्योहार खुशी का मौका होता है तो कई ड्राइम पेशा लोग शहरियों की कीमती जो सामान है उनसे भी महरूम कर देते हैं। कोई छोटी छोटी बात पे अदम बर्दाश्त पर फायरिंग भी कर देता है। तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, किस तरह देखते हैं आप सारे मामला को? सबसे पहले तो सब लोगों को मेरी तरफ से बड़ी बड़ी ईद मुबारक। खैर मुबारक। उसके बाद ये है कि जो ईद का मौका होता है इसकी हम प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से प्रोग्राम्स हैं, वो पहले ही हमारे पास आ जाते हैं कि आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। उसमें जो है फायरिंग का या तंगबाजी का या जितनी भी चीज़ें बाकी हैं, उसमें सिक्योरिटी का हम प्लान के मुताबिक जो भी हमारे अफसरान की तरफ से आता है हम ड्यूटीज़ लगाते हैं और हम प्रॉपर जो है ना हमारी ड्यूटीज़ करते हैं। तो कुर्बानी क्या की आपने, और कुर्बानी के बाद बंदे का दिल करता है कि सबसे पहले कलेजी और गुर्दे को फ्राई किया जाए, खाया जाए,
اصل میں پولیس میں جب آئے ہیں تو پہلے لگتا تھا کہ بڑا جو ہے نا عید یہاں پہ گزارنا بڑا مشکل لگتا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ دل کرتا ہے کہ سرو کریں لوگوں کو، دوسرا کہ عید جو ہے نا وہ ہم لوگ کریں، لوگوں کے ساتھ کریں. ہماری اب خوشی لوگوں کے ساتھ جڑ گئی ہے. جتنے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہی ہماری فیملی ہے، اور ہم ان کے ساتھ جو اپنی عید ہے وہ بالکل فیملی کی طرح انجوائے کرتے ہیں. ہمیں اب بالکل فیل نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے باہر ہیں. ہمیں جو ہماری بیٹ ہے یا ہماری ٹیریٹری ہے یا چوکی ہے اس میں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہم پوری اپنی فیملی کے ساتھ. تو سر کہتے ہیں کہ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو گھر کی جو خوشیاں ہیں گھر والے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں؟ جی بالکل. شروع میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ فیملیز جو ہے وہ اس بات پہ پریشان ہوتی ہے، بچے اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ ایک تو لیٹ گھر آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کا جب اسکول میں کوئی پیرنٹس ٹیچرس ڈے ہوتا ہے اس پہ ہم نہیں جا سکتے، پی ٹی ایم وغیرہ پہ. پھر بچوں کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں اس پہ نہیں جاتے. شاپنگ کے لیے فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتے. تو وہ شروع میں وہ کرتے بھی ہیں، لیکن بہت جلدی جو ہے نا وہ ہماری جو فیملیز ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کر لیتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پولیس افسر ہے صرف وہ خود اکیلا جو ہے نا وہ سرو نہیں کر رہا ہوتا. اس کے ساتھ جتنی قربانیاں اس کی فیملی کو دینی پڑتی ہیں، اس کی بیوی کو دینی پڑتی ہیں، اس کے بچوں کو دینی پڑتی ہیں، کہ انہوں نے تمام کام جو ہیں مطلب ہماری جو جیسے مسز ہیں، تمام پولیس افسران کی جو وائفس ہیں وہ کافی حد تک اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ انہوں نے گھر اپنے کو خود دیکھنا ہے. بچوں کی مکمل ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے، بچوں کے ٹیوٹر کے حوالے سے، بچوں کی شاپنگ کے حوالے سے، گھر کے سودا طلب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، خود کچھ کرنا ہے. تو اسی طرح سے جو خاندان ہوتا ہے اس کے اندر خوشی کمی کا موقع ہوتا ہے، تو ان کی بہت حد تک ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ یہ ریئلائز بھی کرتی ہیں، فیملیز یہ ریئلائز کر لیتی ہیں جی کہ چونکہ ہماری جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھنا. یہ جو تمام اس طرح سے جو حیدر نے بات کی ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جتنے میرے ایریا آف رسپانسبلٹی میں آتے ہیں یہ سب میری فیملی ہے. اس وقت بھی میں اگر جو ہے وہ اپنے پولیس افسران کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم فیملی کے اندر فیملی ممبرز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں، ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں. چاہے وہ ہمارے سی سی پی او صاحب سے لے کے آپ صبح جیسے ہم نے نماز پڑھی عید کی تو وہاں پہ ہم نے اکٹھے سب سے نماز پڑھی، اس کے بعد سب سے ملاقات بھی ہوئی. تو یہ جو ہے نا ایک فیملی کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ فیملی کی طرف ہمارے جو اس لائف کے تقاضے ہیں وہ ہماری فیملی بھی سمجھتی ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ عادت ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ جب ٹائم گزارتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ عید کے موقع پہ بھابھی نے کیا بنا کر کھلایا آپ کو؟ ہاں جی، سو تو جو ہے وہ بھابھی ابھی تک آپ کی سو رہی تھیں جس وقت مجھے گھر سے نکلنا پڑا تیار ہو کے یونیفارم پہن کے. کھانا شروع کریں ساتھ ساتھ. جی جی، پتہ نہیں بھابھی نے کھلایا نہیں کھلایا، ہم کھلائیں گے آپ کو. چلیے آپ کی کھانا ضرور لیں. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ 5:30 بجے ہماری عید کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کا آغاز ہو گیا تھا، اس وجہ سے بڑا ارلی جو ہے وہ نکلنا پڑا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب مختلف جگہوں پہ عید کی نمازیں ادا کرنے کے بعد تقریباً 10 بجے کے قریب میں گھر پہ پہنچا ہوں گا تو جا کے سیویاں لازمی کھاتا ہوں میں. تو سیویاں جو ہے وہ لازمی طور پہ وہ عید کا حصہ ہے، ایک لوگ وہ کھائیں. اسی طرح سے گھر میں بہت سارا شیر خورمہ بنا ہوتا ہے، شیر خورمہ کھایا. پھر اس کے علاوہ چاٹ بڑے شوق سے بناتے ہیں، وہ چاٹ وغیرہ کھائی. وہ ابھی جو ہے نا وہ پسند ہے نہیں پسند کھانا پڑتا ہے. وہ جو کچھ ایک دفعہ انہوں نے بنا لیا صرف کھانا نہیں پڑتا، کھانے کے بعد اس کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے. تو وہ ہم پورا جو فرض ہے وہ جب ایک دفعہ جاتے ہیں تو ادا کر کے آتے ہیں کہ کھانی بھی ہے چیزیں اور تعریف بھی کرنی ہے. تو سر آپ بھی تعریف کرتے ہیں کھانے کی کہ کھانا کھلایا ہی نہیں بیگم نے؟ بالکل کھلایا، بلکہ تعریف کرنی پڑے گی. سر نے بات کی، اگر نہ کرے تو پھر گلے شکوے بھی بڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب صبح ظاہری بات ہے سر نے ایک بات کی، واپس آنے کے بعد چینج کیا. اس کے بعد میری والدہ نے جو ہے وہ کلیجی بنائی ہوئی تھی وہ کھائی. پھر اس کے بعد وائف نے جو ہے وہ مٹن کڑھائی بنائی اسپیشل، وہ سرو کی. پھر سب ملے گپ شپ لگائی، یہ بات کی وہ بات کی، پھر سب کی تعریف کی اور سب کو شکریہ بھی ادا کیا کہ جی آپ نے ہمیں جو ہے وہ مزے کھانے کھلائے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہی چھوٹی عید پہ تو چھوٹے موٹے شیر خورمے وغیرہ چلتے رہتے ہیں، لیکن بڑی عید کی سوغات یہ گوشت ہی ہے. اور وہی جب تک بندہ نہ کھائے تو پھر عید کی اچھے طریقے سے پوری بڑی خوشیاں یہ گوشت کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے ہی ہوتی ہیں. تو آپ ان سب کے ساتھ ساتھ ذمہ داری عوام کے ساتھ بھی نبھا رہے ہیں، وہ بھی آپ کی فیملی کا حصہ ہے، ان کی بھی خدمت کر رہے ہیں. یقیناً ہمیں اس موقع پر پولیس ملازمین کا ساتھ دینا ہوگا اور جو جس پوائنٹ پر ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو رک کر عید مبارک بھی کہنا ہوگا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں خوشی سے
इनके साथ ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, तो वो भी खुश होकर अपनी ड्यूटी के ऐसे अंदाज से फ़राइज़ अंजाम दे सकता है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। चीज क्या है और इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या इसमें ऐड किया जाता है बनाने के लिए, थोड़ी सी इसकी खासियत बताएं। रायबंड वाली साइड पे हमारा कमास भट्टा है, तो इसकी एक अलग रेसिपी, इसके अंदर इतना ना तो ज्यादा कि मसाला किया जाता है, इसको भट्टे की जो केरी होती है उसके अंदर तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट के लिए इसको वहाँ पे डंप कर दिया जाता है, और उसके बाद इसकी साइडें इसकी 10-10 मिनट के लिए बदली जाती है। गोश्त कहते हैं। हाँ जी, इसकी रेसिपी है, जो ये भट्टा मालिक जो होते हैं वो बखूबी इसको जानते हैं। ये लोग कम लोग जो इसके बारे में जानते हैं। इस गोश्त की खासियत ये है कि इस गोश्त को आप जितना मर्जी खा लें, ये आपके सीने के ऊपर जलन नहीं करेगा, और ये एक आदमी 1 किलो गोश्त बड़े आराम से खा सकता है, इजीली खा सकता है। इसको जरा दिखाएं, इसके अंदर है क्या। इसके अंदर ये आपको नाज़रीन, ये आप देखिए कुछ आपके लिए डिफरेंट है, और हम दिखाना चाहते हैं कि ईद कुर्बान पर लोग किस तरह ईद मनाते हैं और मुख्तलिफ खाने बनाते हैं घर पर। तो आप देख सकते हैं ये अब मट्टी को तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद अंदर से देखते हैं कि क्या चीज निकलती है। ये गोश्त ही है ना? हाँ जी, ये मटन का गोश्त है, और इसको 2 घंटे 40 मिनट भट्टे की केरी के अंदर इसको डंप किया गया, उसके बाद ये तैयार हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कोई इतना मसाला, ये इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद है, और इसके लिए कोई नुकसान नहीं, मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं है। जो लोग मिर्च मसाले नहीं खा सकते उनके लिए काफी अच्छा है। तो जो खा सकते हैं मिर्च मसाले वो भी ये खा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इंसान खाए आधा किलो गोश्त आदमी आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल। जो जरा शौकीन मिजाज होते हैं, खुश खुराक होते हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म के पकवान घर पर बनवाते हैं। तो ऐसा ही हमने किया और एक मुख्तलिफ चीज आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा इंतजाम है। कैरी का गोश्त है, और कैरी के गोश्त में इन्होंने देखें कि किस तरह तैयारी की गई और उसको पकाया गया, और ये अंदर से अब देखते हैं कि गोश्त निकलेगा और किस तरह का इसका टेस्ट है, वो हम सब इंजॉय करेंगे। मुकम्मल केरी से महफूज करने के लिए जिसके 3 पेपर के कवर किए गए ताकि इसके अंदर केरी ना जा सके। इसको मिट्टी का लेप अलग है, 3 ये कवर अलग है, ताकि अंदर बिल्कुल केरी का कोई जरा ना जा सके। बिल्कुल जी, ये देखें कि ये देखें जी, बहुत मजे का गोश्त लग रहा है, और यकीनन बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से इन्होंने बनाया है। तो ये हम सब खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। ये अब मजीद ऐड ऑन किया जा रहा है, और ये जब सर्व किया जाएगा तो मजीद बात उधर करते हैं और उनसे भी मौजूद होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। हमारे साथ रहिए। ईद कुर्बान और मजे मजे के खाने एंजॉय ना किए जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में एसपी साहब के घर पर भी खाने बने, एएसपी साहब के घर पे भी, और इस तरह दीगर जो पुलिस मुलाजमीन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, उनके घर में भी डिफरेंट खाने बन रहे हैं। तो सर, जो बेगमात होती है ना, वो कहते हैं कि हम सारा दिन किचन में रहे हैं, तो शाम के बाद अगले दिन तक कोई काम नहीं करना। तो आपकी जो वाइफ है वो भी इसी तरह की है? हाँ जी, बिल्कुल। जो है ना, वो वाइफ तो आपको पता है जी कि ऑलमोस्ट जो है ना यूनिवर्सल कैरेक्टर है। तो हर जगह पे हर घर की एक ही स्टोरी होती है, एक ही कहानी होती है। तो खास तौर पे ईद वाले दिन तो आपको पता है कि सुबह से ही जो है वो काम है उनका वो शुरू हो जाता है। बच्चों को तैयार करना, नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, तैयार करना, फिर उसके बाद तरह तरह के खाने बनाना, फिर जब कुर्बानी सारा गोश्त बन के आ जाता है फिर उसको संभालना, तकसीम करना, फिर उसके बाद हमारी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं जी कि पहले कलेजी भून के दें, और फिर उसके बाद ये होना चाहिए, और फिर कढ़ाई होनी चाहिए। और तो वो सारा दिन से जो है ना वो ज़ाहिर पका के खाने बना के तंग आ जाती हैं। लेकिन साथ में फिर ये भी है कि हम लोग खुद भी जो है ना वो ज़ाहिर है कि आपको पता है रूटीन के अंदर उतना नहीं खाते हम लोग। तो जब इस तरह से बड़ा गोश्त जो है वो या एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो फिर हमें भी एक रेस्ट की और एक ब्रेक की बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये बड़ा अच्छा है इस हवाले से कि उधर उनको ब्रेक मिल गई है और आपने हमें मेहमान बना लिया है, तो हम आपके पास आ गए हैं। तो वो बहुत खुश होगी इस टाइम पे कि कम से कम जो है ना वो कुछ देर शाम का खाना नहीं बनाना पड़ा और उसको रेस्ट का टाइम मिल गया। तो सर, आप यकीनन आपके घर वाली भी है, बेगम भी है, और बच्ची भी है माशाल्लाह आपकी, तो वो तो मिस कर रही होगी कि बाबा तो ड्यूटी पे ही हैं, हमें टाइम नहीं देते। तो उनको किस तरह सेटिस्फाई करते हैं फिर? फिलहाल तो अभी वो बहुत छोटी है, अभी शी जस्ट 2 months ओल्ड, अभी तो उसने तो ये गिले शिकवे शुरू करने हैं, अभी तो उसको इन बातों का पता नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात हम कोशिश करते हैं जैसे कि फैमिली को टाइम देना है। अगर नॉर्मल डेज़ की मैं बात करूँ तो हमारी ड्यूटी जो है वो तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे हम घर पहुँचते हैं, रात के लेट नाइट। तो 12 से लेकर सुबह रात 12 बजे के बाद नाइट पेट्रोलिंग आउट होती है, तो उसमें हमारा थोड़ा रिलैक्सेशन होती है।
اب ہماری وائف کی بھی فیملی کی بھی وہ روٹین بن گئی کہ 12 بجے کے بعد اگر کہیں جانا ہو تو کوئی گھومنا پھرنا ہو، کوئی مووی دیکھنی ہو، کوئی ٹائم اسپینڈ کرنا ہو، اور 12 سے لے کے صبح فجر تک جو ہے یہ کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی نیند کر کے صبح پھر دوبارہ اس کام پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا دن تو ختم ہو گیا، سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے کیا کریں گے؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہماری جو ہے نا وہ ایک تو جو ڈیوٹیز ہے ان کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے تھوڑی۔ پہلے دن تو عید کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان کی کافی زیادہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، لیکن سیکنڈ ڈے پہ جو شہر کے اندر ٹریولنگ ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عموماً لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے عزیزوں کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک چیز بہت بڑھ جاتی ہے۔ سیکنڈلی جو ہے وہ فرسٹ ڈے جو بچے نہیں جا سکتے پارکس میں یا مختلف جوائے لینڈس کے اندر، وہ سیکنڈ ڈے کے اوپر بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں، اور سیکنڈ ڈے بہت زیادہ رش ہوتا ہے جتنے بھی پارکس ہیں، جتنے بھی ہمارے جوائے لینڈس ہیں، جتنے بھی جھولوں کی جگہیں ہیں ان کے اوپر۔ تو ایک تو جو ہے وہ یہ بہت ہماری ڈیوٹیز جو ہیں ان کی نیچر چینج ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فیملی کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری جو روٹین ہے اس کے اندر تھوڑا ٹائم پھر نکالنا پڑتا ہے۔ سیکنڈ ڈے کی خوبی یہ ہے اس کے اندر کہ اس طرح فرسٹ ڈے سیکنڈ ٹائم ہم تھوڑا گھر والوں کو دیتے ہیں، سیکنڈ ڈے پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ارلی پارٹ آف دا ڈے ہے وہ تھوڑا سا فری تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کل جو ہے وہ جیسے صبح ہوگی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ شروع کے جو 3-4 گھنٹے ہیں وہ فیملی کو دینے کے لیے ہوں گی ہمارے پاس، اس کے اندر بچوں کو کہیں پہ چاہے لے کے جانا ہو یا چاہے ان کو جوائے لینڈ میں لے کے جانا ہو کہیں پہ ہو۔ تو موویز وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ موویز؟ ہاں جی موویز بالکل۔ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں؟ ڈرامے بھی کوئی ایک آدھ ایسی خاتون ایکٹرس بتائیں کہ کون سی آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس کی ایکٹنگ سے متاثر ہیں یا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہیں؟ دیکھیں ایک تو آج کل جو ہے وہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ بڑے شوق سے ارطغرل الغازی دیکھ رہا ہوں جی۔ تو ارطغرل الغازی کے اندر حلیمہ ارطغرل الغازی بخار سب کو ہی ہے، ہاں وہ سب کو ہی ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہمیں بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ پولیس افسران کی زندگی میں جو ایک کمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فیملی ٹائم کیونکہ وہ نہیں گزار سکتے، تو یہ اس طرح کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر جب پوری فیملی مل کے دیکھتی ہے اور انگیج ہوتی ہے اور ایک ہی چیز کو انٹرسٹ سے جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا ایک جو ہے نا وہ فیملی ایکٹیویٹی کا ایک جو ہے نا وہ کنسیپٹ اس کے اندر سامنے آتا ہے۔ تو حلیمہ سلطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ اور اچھی ایکٹنگ کرنے کی توفیق دے، وہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے۔ اچھا آپ بھی ارطغرل الغازی دیکھتے ہوں گے؟ نہیں ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہوٹلنگ کا شوق ہے یا کھانے پینے کا باہر سے شوق ہے، ڈفرینٹ کوزینس ٹرائی کرنے کا شوق ہے۔ تو پچھلے دنوں میں کورونا تھا اس کی وجہ سے تو سارے ہوٹلز وغیرہ بند تھے، لیکن جب ٹیک اوے اسٹارٹ ہوئے تو پھر لیٹ نائٹ وہ کرنا وہ ہمارا ہوتا ہے موڈ آف انٹرٹینمنٹ جس میں ہم باہر نکلے اور گھومے پھریں، تو یہ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ایس ایچ او صاحب کی طرف۔ آپ کو بھی ارطغرل الغازی کا بخار ہے؟ جی بالکل سر، بالکل سر۔ تو انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں، آپ نے بھی ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں کوئی کیا بھی پینڈنگ ہے؟ جی انشاءاللہ بالکل، کیوں نہیں کہ کر چکے ہیں؟ سر نہیں دیکھیں، اگر آپ لائف جو ہے وہ اسٹرگل کا نام ہے، اگر آپ وہ ایسے ٹارگیٹس رکھ لیں جو آپ اچیو کر لیں، اس کے بعد اگر ٹارگیٹس ہی نہ ہوں تو پھر آپ کی لائف بے معنی ہے۔ تو ٹارگیٹس ایک تو ہائی رکھنے چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنے ہائی رکھ لیں کہ آپ اچیو کر دیں ہی نہ اور آپ کی عمر گزر جائے۔ آج لیکن آپ پیچھے ہمارا کون سا پولیس کا جو معاملہ ہے، جو سروس ہے، اس میں کوئی ٹپیکل ٹارگیٹ نہیں ہوتا۔ آج ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا تو کل دوسرا ٹارگیٹ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر میرے خیال سے ایک ہی ٹارگیٹ ہے، عوام کے جان و مال کو تحفظ دینا۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو عید پر آپ نے سارے معاملات دیکھے، کوئی پریشانی رہی پہلے دن؟ سر پہلا دن ہیکٹک ہوتا ہے کیونکہ آپ رات سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، جو کھلے مقامات ہوتے ہیں ان کی خاص طور پہ ہمیں سیکورٹی کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میری جو مانگا منڈی میں بھی جو 6 پلیسز تھیں جو کھلے مقامات پہ جہاں پہ عید تھی، تو وہ پھر رات سے ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی، اس کو کارڈن آف کیا، پھر ڈیوٹی کا دکھا کہ کہاں کہاں پہ ہم نے ڈپلائی کرنی ہے، اور پھر صبح 5 بجے سے ڈیوٹی ڈپلائی کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جب عید کی نماز لوگوں نے ادا کی تو ہم بھی شکر کا کلمہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ تو سر کوئی گنگنا دیں، عید کا تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے۔ سر میری ہمیشہ نا سنگرز کے ساتھ ویسے ہی میں الرجی رہا ہوں یہ سنگرز کے ساتھ۔ اچھا جی، جی ہے، کوئی شاعری وہ ایک شعر ہے کہ گر مشکل ہیں حالات وہاں، فیض احمد فیض صاحب کا، گر مشکل ہیں حالات وہاں، دل بیچ آئیں جان دے آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حیدر صاحب کو دینا، ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، پولیسنگ تو کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، کس میں آپ لگاؤ رکھتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز کیا ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کبھی آپ نے؟ جی سب سے پہلے میں ارطغرل پہ ہی بات کروں گا کہ ہمارے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مجھے کرونا ہو گیا ڈیورنگ ڈیوٹی، کیونکہ رائے گڑھ میں کرونا کا بہت زیادہ ایشو تھا،
तो मुझे 15 दिन मिले हैं। अच्छा। और 15 दिनों में मैंने या अर्तुगरुल देखा है या इबादत की। कि दोनों चीज़ों ने मुझे जो है ना, मेरा जो कोरोना का वो कष्ट था, जो मैं अकेला था और अकेला जो है सेपरेट हुआ था, तो उसने अर्तुगरुल ने मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजारा, बहुत अच्छा गुजार दिया है। और मैं मुश्किल में काम आया वो आप जी। अब आप भी आवाम को मुश्किल में काम आते हैं? जी बिल्कुल, जितनी भी हम मुश्किलें हों, जैसे भी हालात हों, जैसी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हों, हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। सर हमारे साथ गुनाह के दिखाते हैं या एक्टिंग करके दिखाते हैं? अर्तुगरुल कैसे एक्टिंग करते हैं? नहीं, एक्टिंग तो नहीं। मुझे जो है ना, वो मैं शुरू से ही एक गज़ल सुनता हूँ, गज़ल मैं वो ईद के हवाले से भी जो है ना उसको कर सकते हैं हम लोग, कि वो उसके कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन वो आपको सुना गुनगुनाते हैं कोई नहीं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सामन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है सर जी, बचपन के दिन तो याद आते हैं। असल में ईद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब आप छोटे होते हैं तभी होती है। सर ईद छोटे होते ही होती है? जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ईद जो है वो बेफिक्री में ही अच्छी लगती है। जब आपको ये पता हो कि ईद के दिन सिर्फ मतलब ये है कि आपने जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, नए आपने जूते लेने हैं, आपने बहुत सारी आपको ईदी मिलनी है, आपने उस ईदी को अपनी मर्जी से खर्च करना है, आपको ना पापा ने डांटना है ना आपकी मम्मा ने आपको डांटना है, और उस दिन आपका लिहाज करना है। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो आपको पता है जी कि मैंने मेहंदी लगानी है, मैंने चूड़ियाँ पहननी है, मैंने तरह तरह के कपड़े पहनने हैं, सिर्फ यही ईद है। तो आप अपनी बेगम को मेहंदी लगवाने के लिए कहीं लेके जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं बच्चों के साथ? नहीं, आपको पता ही है कि जो है ना वो जो चांद रात इस दफा थी वो कितनी ज्यादा बिजी थी, और चांद रात के अंदर कितना रश हो जाता है। इसमें चांद रात ईद से पहले वाली जो रात है ईद कुर्बान पे, उसमें आपने देखा कि जो है वो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे निकले हुए थे। शॉपिंग मॉल्स तो अगरचे हमने तो 7 बजे हमने वो कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से बंद करवा दिए, लेकिन कुछ जो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे ये मेहंदी लगाने का और ये सिलसिला जो है वो जारी था। तो मैं खुद तो नहीं अपने फैमिली को लेके जा सका, लेकिन वो लोग गए और अकेले में चले गए। अकेले में चले क्या गए। इंतजार करना, ये तो आप जिंदगी एंजॉय नहीं करते। जी ऐसे ही है, उन्हें ये पता होता है कि उन्होंने अपना जो है ना वो बंदोबस्त जो है ना वो एंजॉय करने का और घूमने फिरने का और ये उन्होंने खुद ही करना है, तो इसके लिए वो चले जाते हैं। मेरी बेटी जो है माशाल्लाह वो अभी शी इज इन क्लास 7, तो वो छोटे जो दोनों उसके बहन भाई हैं वो उनको साथ मिला लेती है और अपनी मम्मा जो है उनको उनके कान खाना शुरू कर देती है। तो उसके बाद से जो है ना वो इस हद तक वो उनको फोर्स कर लेती है कि वो फिर कहते हैं कि अब जाने में ही बचत है। हाँ। तो फिर वो लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं चले जाते हैं हमें बता के कि जी हम फलां जगह पे जा रहे हैं, और रात को भी गए वो, उन्होंने जाके मेहंदी वगैरह लगवाई और दे वर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो जब मैं घर वापस गया तो उस वक्त जो है वो बच्चे जो बेटी है मेरी वो मेहंदी उसने लगाई थी और बहुत खुश थी। जबरदस्त। तो आप अपनी बेगम को लेके बाइक शॉपिंग के लिए गए हो या टाइम नहीं मिला? नहीं, जैसे सर ने बात की यही बात है कि उनको अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है, और वो खुद ही गए, खुद ही उन्होंने सारा काम किया, अम्मी के साथ अब्बू के साथ उन्होंने जाके खुद ही शॉपिंग करके। फिर तो ये फिर वही बात है कि हम नहीं जा सके, लेकिन मैं खुद ही सब कुछ काम करके बताना भी पड़ता है कि ये हमने किया है इतना, नहीं तो मानते नहीं है, वो कहते सिर्फ हम खुद ही कर रहे हैं सारा कुछ। हाँ जी, तो ये फिर वो कहते भी हैं कि आप तो कुछ नहीं कर, हम खुद ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आपका तो कोई इनपुट नहीं है। फिर जाके जारी बात है, फिर वो शाम को दिखाते हैं कि जो आप शॉपिंग करके आए हैं वो जो खर्चे हैं वो तो आप लोगों ने दिए ना? खर्चे तो हमने दिए, लेकिन जारी बात है टाइम नहीं दे सके, साथ नहीं ले जा सके, या उनको ईद की शॉपिंग नहीं करा सके, या चांद रात पे या ईद से एक दिन पहले जो है उनको मेहंदी नहीं लगवा सके खुद जाके, तो जारी बात है फिर वो उनकी गिले भी अपनी जगह बजाय, लेकिन देन दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जारी बात हमारी जॉब में ऐसी है जिसमें उनको चीज़ों को खुद मैनेज करना पड़ता है। तो ये जारी बात ऐसे होता है। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। सर आपकी लव मैरिज है? हाँ नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज है, जैसी बातें आप कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव मैरिज है, शादी के बाद लव हो गया। नहीं, वो मेरे पूरे खैर खानदान का यही ख्याल है, लेकिन वो ये है कि जैसे वो एक जैसे आपने पहले मूवीज के पूछा, वो हम तुम्हारे हैं सनम के अंदर जो है ना वो जब माधुरी से पूछता है शाहरुख कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं है, तो वो कहती है जी कि नहीं मुझे तो सिर्फ, पहले वो कहती है मेरी मुझे नानी से मोहब्बत है, फिर वो कहती है जी कि नहीं मुझे उसके अलावा अपने भाई से मोहब्बत है, और वो कहता है फिर मैं पता नहीं शादी के बाद आपसे भी मोहब्बत होगी। ठीक है,
तो हमारी भी जो है ना वो स्टोरी कुछ इस तरह से ही है कि शादी के बाद जो है ना वो जो अरेंज मैरिज थी वो लव के अंदर तब्दील हो गई है। ठीक है, तो आपको अब मजा आता है फैमिली के साथ? क्योंकि आप कहते हैं कि मैं तो 2 दिन घर में रहूं तो तीसरे दिन थाने में चला जाता हूं, तो आपकी वाइफ थाने नहीं आ जाती कि बच्चों को भी संभालो? वैसे आपने ये बड़ी बिल्कुल जबरदस्त ठीक बात की है। जो पुलिस मुलाजमान है, हमारी जो घरेलू लाइफ है, हमें बेसिकली वो मतलब जो हमारी जो बेगमात है वही देख रही होती हैं। बच्चों की स्कूलिंग और उनकी जो पढ़ाई के मामला, दीगर मामला, वो सारे जो हैं वही मैनेज करती हैं। और जहाँ तक फैमिली की बात है तो हमारी देखें, हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो थाने में गुजरता है, अपने लोगों के साथ गुजरता है, तो ये भी हमारी एक फैमिली ही है। तो सर आपकी क्या राय है इनके एसपी साहब के हवाले से? किस तरह के आपने ऑफिसर पाया इनको? देखिए, मैं तो सिर्फ बात करूँगा कि मेरे काफ़ी एसपी जो हैं इससे पहले भी रह चुके हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सर से जब मैं आया, मैं पहले मेरी डीजी खाने पोस्टिंग थी, फिर उसके बाद यहाँ पे लाहौर में आया, तो सर के साथ मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो पहले तो मुझे नहीं पता थी। मेरी ये 5वीं एसडीपीओशिप है, तो पिछले जो मेरी एसडीपीओशिप में मैं नहीं सीख पाया था, सर ने हर चीज़ को गाइड किया, अपने हाथ से उन्होंने बताया। जहाँ मैं कंफ्यूज हुआ तो इनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी केयरिंग और वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो ही इज़ 1 स्टेप अहेड। ये चीज़ मैंने उसे सीखी है कि यू हैव टू 1 स्टेप अहेड फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, कि अपने निचले अपने से आप एक कदम आगे हो। हमेशा ऐसा होता है कि मुझे हमेशा पता होता है कि जी सर ने कॉल करनी है, मैंने उनको पूरा ब्रीफ करना है, लेकिन उन्हें ऐसा सवाल ज़रूर पूछना है जिसका कोई जवाब नहीं पता होगा। अच्छा, फिर मैं उनको कहता हूँ सर मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो ये इनसे मैंने सीखा है कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव और आखिर में अपने सबऑर्डिनेट से एक कदम आगे रहे। तो आई थिंक ये मैं इसे ज़रूर क्रेडिट दूंगा सर को। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ होम सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी के बाद अब मुगल लैब्स ऑफर कर रहा है ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। मेन ब्रांच जौहर टाउन, शादमान ब्रांच ऑपोजिट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड डिफेंस ब्रांच नियर आदिल हॉस्पिटल। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ होम सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी के बाद अब मुगल लैब्स ऑफर कर रहा है ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। मेन ब्रांच जौहर टाउन, शादमान ब्रांच ऑपोजिट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड डिफेंस ब्रांच नियर आदिल हॉस्पिटल। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। वेलकम बैक। सर से मजीद बात करते हैं। आप बताएं कि आप मूवीज भी देखते हैं, ड्रामा भी देखते हैं, कौन सा एक्टर आपको पसंद है और कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? एक्टर के बारे में कहूँगा रॉबर्ट डी नीरो जो है वो इज़ माय फेवरेट एक्टर। उनकी जितनी मूवीज़ हैं बड़े शौक से देखता हूँ। और एक्ट्रेस जो है वो ऐसा कोई खास पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मैं कोई मूवीज़ का शौक नहीं रखता, घूमने फिरने का शौकीन। पाकिस्तानी ड्रामे देखते होंगे? नहीं, बहुत कम। मेरी अपनी हॉबीज फोटोग्राफी है और ट्रैवलिंग है। अच्छा, फोटोग्राफी से लगा हुआ है? काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है और मैं काफ़ी शौक से जाता हूँ, बिल्डिंग्स को, आर्किटेक्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता हूँ। कभी आप आइए कि मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जीबिशन होती है, कभी हिस्सा लिया अपनी? एग्जीबिशन में कभी हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन ये है कि शौक है उसका, कैमरास का, इक्विपमेंट का। अगर आपको मैं अपने इक्विपमेंट्स दिखाऊं, तमाम तरह के लेंसेज मेरे पास है, फिर उसके अलावा जो लाइट है, पॉड्स हैं, सारे मेरे पास मौजूद होते हैं। तो जब भी मैं ट्रैवलिंग पे जाऊँ तो शौक से अपना बैग उठाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कपड़े बेशक मेरे पास ना हो, लेकिन वो मेरा फोटोग्राफी का बैग मेरे पास ज़रूर हो। ज़बरदस्त। तो जिसको मैं ज़रूर जाके डॉक्टर भी हैं, पुलिस भी ज्वाइन कर ली है, फोटोग्राफी से भी लगाव है, हर काम आपने कर लिया है। तो आप अब समझते हैं कि आपको किसी को आइडियलाइज कर रहे हो कि मैं अब इस तरह का भी बनना है?
نہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے فادر کو میں نے آئیڈیلائز کیا اور ان کا جتنا بہت بڑا نام ہے الحمدللہ ان کا ٹریفک پولیس میں, تو میں ضرور چاہوں گا کہ جتنا ان کا نام ہے اگر وہ ان تک تو میں کبھی نہیں پہنچ سکتا, یہ مجھے پوری بات ہے اس کا مجھے پتہ ہے وہ جو ان کا کریکٹر ہے جو ان کا کرزما ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ان کا میں کم از کم آدھی اس تک پہنچ سکوں تاکہ اتنی مجھے سیٹسفیکشن. لیکن جو وہ ایڈوائز کرتے ہیں اس پر اگر آپ عمل کر لیں تو یقیناً آپ اپنے والد صاحب کے قریب تو جا سکتے ہیں, پہنچ نہیں سکتے. تو کوئی ایشو ہوتا ہے ان کو میں کال ضرور کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسے کر لو, آپ نے یہ غلطی کی ہے, یا کبھی مجھے ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار تمہیں یہ بات ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی, ایسے کرنی چاہیے تھی. تو وہ ہر جگہ پہ اپنی گائیڈنس ضرور رکھتے ہیں, تو وہ گائیڈنس میں فردر لیتے رہتے ہیں. فادر صاحب سے بھی وہ لے لیتے ہیں گائیڈنس, آپ سے بھی مل جاتی ہے, تو پھر یقیناً یہ تو بڑے اچھے آفس ہو رہے ہوں گے, بڑے اچھے انداز سے کام کر رہے ہوں گے, آپ ان کے کام سے متاثر ہوں گے یقیناً. جی ہی از ویری فاسٹ لرنر, اور اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو پولیسنگ ہے بنیادی طور پہ یہ سچویشن ہینڈلنگ کا ہی ایک جو ہے نا وہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ سچویشن ہینڈلنگ ہے. اور یہ چونکہ ان کے فادر پولیس میں رہے ہیں تو یہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. پولیس والوں کی ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ بہت جو ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہیں وہ تو شاید ہم گھر والوں سے نہ شیئر کرتے ہوں, لیکن ہمارے گھر والوں کے سامنے چونکہ جب ہم گھر جاتے ہیں اس کے بعد بھی فون پہ بھی مسلسل ہمارا دفتر چل رہا ہوتا ہے. رات 12-1 بجے تک کوئی نہ کوئی ایس ایچ او صاحب, کوئی نہ کوئی ایس ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ فون کر کے کوئی ایشو بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ڈسکس کر کے آگے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جتنے آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے اور آپ کی مسز, ان کو ہر وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے جی موسٹلی کہ جی یار وہ کس طرح کے ایشوز ہیں جن کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور کیا کیا چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی یقیناً بچپن سے یہ سارا کچھ دیکھا ہوگا. ان کے والد صاحب ان کے لیے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, ان کی فیملی ان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ بندے کے اندر جب یہ ایک چیز ہو نا کہ ایک سیکھنے کی ایک جو ہے نا وہ بندے کے اندر امنگ بھی ہونی چاہیے, ایک سیکھنے کے شوق بھی ہونا چاہیے. تو ہی از ماشاء اللہ ویری فاسٹ لرنر. یہ جب یہاں پہ آئے تو اس وقت رائیونڈ جو سرکل ہے ہمارا, یہ پورے لاہور کے جو سرکلز ہیں ان میں سے جیوگرافیکلی سب سے بڑا سرکل ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس کچھ ایک خاص طرح کا جو کرائم ہے ہاؤس رابریز کا, وہ اس وقت اپنی پیک پہ تھا. تو ان کے لیے آتے ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا. انہوں نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ جو گینگز سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو ٹریس کیا, ان کو پکڑا, ان کی انویسٹیگیشن کی, ان کو انٹروگیٹ کیا, پورے کیسز بلڈ کیے. اس کے بعد الحمدللہ کافی جو ہے ہمارا علاقہ سیکیور ہو گیا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ بڑے جو ہے وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں چیزوں سے, اور جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لرن کریں. تو ماشاءاللہ ہی ہیز اے ویری برائٹ فیوچر. بالکل ٹھیک ہے, ان کے تو مینٹور ہیں, آپ کے بھی یقیناً مینٹور ہوں گے, آپ بھی ان سے متاثر ہوں گے. سر بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہم تھانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا سر, ہمیں ان کے افسران کا زیادہ تھوڑا سا اندازہ ہونے لگ پڑتا ہے. میں سر کے اور جو اے ایس پی صاحب دونوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سپارٹیٹس ہیں ان کو آن ٹوز رکھتے ہیں ورکنگ کے حساب سے. ایک تو کوئی ہینیس واقعہ ہو جاتا ہے تو ایسا جو کوئی پتا ہوتا ہے, اور چوکی انچارج کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے خود رسپونڈ کرنا ہے, موقع پہ جانا ہے, اس کے بعد جا کے ساری تفصیل سر کو بتانی ہے, کیونکہ انہوں نے خود وزٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بات سنا دیں کہ جی میں ادھر گیا تھا, اگر آپ نہیں گئے تو پھر آپ واقعی نہیں گئے, اور سر کو بھی پتا ہوگا کہ آپ نہیں گئے. نوکری سے گئے, نوکری سے زیادہ سر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے جو امیڈیٹ باس ہیں وہی آپ سے ناراض ہیں کسی بات پہ, تو اس کا مطلب ہے آپ میں کوئی کمی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں. تو اگر جو جس طرح یہ گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں آن ٹوز رکھتے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم تمام چیزیں ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ایریے میں کیا واردات کس ٹائم پہ ہو سکتی ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس کے لیے بھی سر ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں, جناب اے ایس پی صاحب بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اور ہم جس طرح وہ ایک ڈاکٹر سے مشہور ہے کہ جس کی ہاؤس جاب شروع ہوتی ہے نا, میو ہاسپٹل میں جو ہاؤس جاب شروع کرتا ہے وہ ایک بڑا ان میچ قسم کا ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو کسی گنگا رام یا کسی چھوٹے ہاسپٹل میں شروع کرے, کیونکہ وہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے. اور مجھے یقین کریں سر کے ساتھ, ایس پی صاحب کے ساتھ اور اے ایس پی صاحب کے ساتھ, مطلب میرا یہ خیال ہے کہ میں اب جدھر مرضی جا کے پرفارم کر سکتا ہوں اور بڑا ایزیلی پرفارم کر سکتا ہوں. سر ان کی آپ کی غیر موجودگی میں بھی یہ ان کے یہی الفاظ ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ کمال کر دیا آپ لوگوں نے. آپ لوگ کام بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ سے مطمئن ہے. ہوتا یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ایم ہی پوچھی جا رہے ہیں, ایڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, بندے کا مائنڈ چینج ہوتا ہے, یار یہ سر بڑے سخت ہیں, ایس پی صاحب بڑے سخت ہیں, کام نہیں کرنے دیتے, ایم ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی ایک پازیٹیو رائے ہے, ایک اچھا سننے کو ملتا ہے. تو یقیناً آپ کو خوشی ہوتی ہوگی, گھر میں بھی اسی طرح کا اگر رسپانس ملے جیسے باہر مل رہا ہے, تو پھر تو آپ نے بلے بلے بابا ہو جائے گی.
बस ये तो जो है ना, आप हमारे जो रिश्ते दुख हैं उनके ऊपर आप हाथ रख रहे हैं। जितनी इज्जत हमें घर से बाहर मिलती है इतनी कभी घर में मिले तो फिर तो जो है वो क्या ही कहना, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। घर वाले अमूमन नालायक ही होते हैं, खासतौर पर उनका सबसे बड़ा गिला यही होता है जी कि आप घर आके भी दफ्तर लगाई रखते हैं। दफ्तर लगाए, घर आके दफ्तर लगाने का मतलब यही है कि जो है वो हर टाइम जो है वो हम जब पहुंच भी गए हैं घर तो उसके बाद भी बड़ा मुश्किल होता है कि हम मुकम्मल तौर पे कमिटेड होके उनके पास ही बैठे हों। बेगम से कभी जो है वो कोई उन्होंने सीरियस बात करनी भी हो फैमिली के बारे में, बात जब शुरू होती है अगर आधे घंटे की बात है तो दरमियान में 7-8 कॉलें लाजमी आनी होती है जिससे बात इंटरप्ट होती है। लेकिन इट्स वेरी जेनरस ऑफ हिम जो उन्होंने जो है वो तारीफ की। लेकिन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि एक जो कोई भी लीडर है या कोई भी कमांडर है उसके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जहाँ पे वो सख्ती से काम लेता है वहाँ पे अप्रिसिएशन भी बड़ी ज़रूरी है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स में से जो भी अच्छा काम करे, जो भी डेडिकेशन के साथ काम करे, हार्ड वर्क करे, तो मैं इनसे कभी ये जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक चीज़ है और उसके लिए मीन्स कोई भी यूज़ करे, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता और ना ही कभी इनसे ये डिमांड की है। मैं ये कहता हूँ कि जो है वो अल्लाह के बाउंड्स के अंदर रहते हुए कानूनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपनी नेक नीति के साथ आपने मैक्सिमम अपनी एफर्ट करनी है। उस हार्ड वर्क का नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, वो हमें ज़रूर रिवार्ड करेगा जल्द या बदेर। लेकिन हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि इलीगल हो या हमारी एफर्ट के अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से मुझे जो है वो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का, अपने तमाम सबॉर्डिनेट्स का, SHO, DSP, उसके अलावा नीचे जितने भी हमारे हैं, कि जब भी उन्हें कोई टास्किंग की है उन्होंने हमेशा जो है वो अपने पूरे जी जान से मेहनत की है, उन्होंने बड़ी नेक नीति से ऊपर काम किया है, उन्होंने हमेशा जो है वो हार्ड वर्क का मुजाहरा किया है। तो बाकी जो है वो हमारे ज़िम्मे बस यही है, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द है, वही नताइज वही दात देने वाली है। तो बहुत से लोग हैं सर जो रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं ना, फिर अपने आप को कहते हैं कि यार महकमे में ये भी तब्दीली लाएं, ये भी तब्दीली लाएं। जब तक वो महकमे में होते हैं, जब तक वो रिटायरमेंट के बहुत दूर होते हैं, तब ये सोच नहीं पैदा होती उनमें। रिटायरमेंट के करीब आकर वो फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि इस तरह तब्दीली आ सकती है। तो उनके दौर में तो तब्दीली नहीं आई, तो जाते हुए कैसे आएगी? और ये बात आपकी जो है उससे पार्शली मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि तब्दीली की, मुस्बत तब्दीली की कोशिश ऑलमोस्ट हर अफसर जो है वो अपने अपने लेवल पे कर रहा होता है। लेकिन उसके अंदर जिस थोड़ी सी एक जो है ना करेक्शन की ज़रूरत है वो ये है कि तब्दीली का आगाज़ हमेशा हमारी ज़ात से होना चाहिए। हम जो है वो ये तो बता देते हैं जी कि हमारे सिस्टम के अंदर इस तब्दीली का होना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं हम बताते कि हमारे सिस्टम जो है वो जिन अज्जा से मिलकर बना है उनमें से एक जुज़ हम भी हैं। वी आर द पार्ट्स विच मेक दिस होल। ठीक है, तो अगर जो है वो तब्दीली का आगाज़, उस मुस्बत रिफॉर्म का आगाज़ हम अपनी ज़ात से करें, खुद से इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमारे लिए जैसे जो है ना वो एक बिजनेसमैन के लिए कस्टमर इज सुप्रीम, तो हमारे लिए जो पब्लिक है दैट इज सुप्रीम। हमें सबसे पहले जिस चीज़ को हमने सुप्रीम समझना है, जिसके इंटरेस्ट को आगे रखना है, वो पब्लिक है। अब पब्लिक जो है, अब हमारे मुल्क के अंदर एक जो है वो छोटा सा जो मतलब एक इशू है वो ये है कि चाहे वो किसी भी सरकारी महकमे से रिलेटेड काम हो, अल्टीमेटली वो पुलिस के जिम्मे आता है। बिल्कुल आता है। मसलन ये है कि फर्ज करें बिजली नहीं आ रही और वो किसी जो है वो वापदा की फेलियर की वजह से नहीं आ रही, तो उसके लिए जो रोड के ऊपर ब्लॉक होना है उसको जाके पुलिस ने डील करना है। बिल्कुल करना है। इसी तरह से बाकी दीगर अदारे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई भी जो है वो इदारा हो, उनके मसले हल नहीं हो रहे तो वो फिर बाहर आते हैं, पुलिस को एंगेज कर लेते हैं। पुलिस चूंकि स्टेट का सबसे विजिबल आर्म है, नजर आता है कि ये स्टेट के नुमाइंदे हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हमारी एक आइडेंटिटी है, तो इस वजह से जो है ना वो सारा कुछ हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन जब इस सारे चीज़ ने ठीक होना है तो उसके अंदर हर एक ने अपना रोल प्ले करना है। इसी तरह से महकमा पुलिस के अंदर भी जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसके अंदर अगरचे ये कि हमें हमाजियत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन वो हमाजियत रिफॉर्म्स उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि हम अपनी ज़ात को ठीक ना करें। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़ात को ठीक करना है, पब्लिक के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखना है, करप्शन से मुकम्मल तौर पे हमने तौबा करनी है और उसके बाद जो है वो पूरी नेक नीति के साथ, मेहनत के साथ काम करना है। तो बाकी जो है वो पब्लिक भी सारी चीज़ें देख रही होती है, इस वजह से पब्लिक इस बात को पूरी तरह से समझती है कि कौन सा ऑफिसर जो है जब उसके पास वो जाते हैं तो उनकी बात
सुनते हैं और उनके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी ज़ात की हद तक अगर हम रिफॉर्म करना शुरू कर दें तो फिर हम रिटायरमेंट की एज का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम अब बताएं जी कि कैसे ये महकमा ठीक होगा, फिर अभी से इंशाल्लाह महकमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तब्दीली ज़ात से आती है और खुद को बदलना होगा। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तो फिर हम इज्तिमाई तौर पर बात नहीं कर सकते। यकीनन हमें इनफरादी तौर पर अपनी सोच को बदल कर सोसाइटी को बदलना है, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप अपने बारे में सोचेंगे और दूसरों के बारे में भी यकीनन अच्छा सोचेंगे तो कामयाब होंगे। ईद कुर्बान थी और बहुत मज़ा आया खाने का, और पुलिस ऑफिसर ने हमें टाइम दिया, इनका कीमती वक्त था। ड्यूटी के बाद हमने इनको एंगेज कर लिया, तो बड़ी शानदार गुफ्तगू रही और बड़ी मज़े की ईद रही। यकीनन आपकी भी बड़ी मज़े की ईद घर पे गुजर रही होगी। इंजॉय करें, मज़े करें और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो बहाना है वाइब का ज़माना, ये सब जान लो, जिसके हर सिप में है सरप्राइज, है जूसी फ्रूटी सरप्राइज। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ होम सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी के बाद अब मुगल लैब्स ऑफर कर रहा है ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। मेन ब्रांच जौहर टाउन, शादमान ब्रांच ऑपोजिट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड डिफेंस ब्रांच नियर आदिल हॉस्पिटल। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। जिंदगी और मौत के